Hello class 12th. Our topic for the day is half-life period. Half-life period बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, भले ही आप बोर्ड्स की बात करें, जेई नीट की बात करें, ठीक है, इट्स एन क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. वी विल सी द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, कि उनके लिए क्या फॉर्मूले हैं, क्या ग्राफ्स हैं, ठीक है, और क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस है तो वो किस तरीके से यूज़ करना है. देखिए, सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है कि वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिफिकली वो टाइम पीरियड जिसमें कोई रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाए, हाफ हो जाए. सपोज कीजिए कि उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था 100 ग्राम्स, ठीक है, और 10 मिनट बाद वो हो गया 50 ग्राम, तो 10 मिनट क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है. क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है. ऐसे सपोज कीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका 10 ग्राम, 1 घंटे बाद वो हो गया 5 ग्राम, तो 1 घंटा 1 आवर उसका क्या है, हाफ लाइफ पीरियड. तो जिस टाइम में या जिस टाइम पीरियड में कोई रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं. लेट्स सी, it is defined as the time period in which concentration of reactant is reduced to half. Concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration. वो अपनी initial concentration का क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है. इसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड. उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ. नॉर्मल टी लिखोगे तो टाइम पीरियड, टी हाफ लिखोगे तो हाफ लाइफ पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो क्या है, R0 है, हमने देखा है अपने डेरिवेशंस में, तो टी हाफ पर वो कंसंट्रेशन क्या होगी, कहीं गिवन नहीं होगा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि टी हाफ पर वो कंसंट्रेशन क्या होगी, R0/2 होगी, R0/2 होगी, उसका हाफ होगा, दैट इज ऑल. अब इसके लिए कैसे फॉर्मूला होता है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो उसके लिए हम पहले किसका देख रहे हैं, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर की हमें इक्वेशन मालूम है कि R = -KT + R0, ये हमने देख रखा है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वगैरह बनाया हमने इसको. तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि KT = R0 - R, ये माइनस का KT इधर आ गया, प्लस ये प्लस का R इधर चला गया, माइनस, ठीक है. तो T = -R/K, या K0 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, अपन ने लिखा है इक्वेशंस में, यू कैन राइट इट एज K0 लिख लेते हैं, K0 ये लिख लिया, K0 जीरो ऑर्डर के लिए. तो ये जो फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला है, ये फॉर्मूला तो किसके, आप K भी निकाल सकते हो, T भी निकाल सकते हो, पर अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम उसमें चलेंगे. ये तो T क्या है, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है. क्या हो सकता है, ये कोई भी टाइम पीरियड. अब अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड की बात करनी है, किसकी बात करनी है, हाफ लाइफ पीरियड की बात करनी है, तो T की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, T हाफ. क्या लिखना पड़ेगा, T हाफ. ये तो कोई भी गिवन टाइम हो सकता है, R0 -R/K0 हो गया. अब जब हाफ लाइफ पीरियड की बात हो रही है तो वी नो कि R जो होगा वो R0 का कितना होगा, हाफ होगा. अगर हम हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में जो कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या होगी, हाफ होगी. तो इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो T हाफ = R0 - R0/2 ठीक है. T हाफ = ऑब्वियस है, R0 में से R0/2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, R0/2 K0. तो T हाफ = R0/2 K0, ठीक है. ये क्या आ गया मेरा, इसका जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया, ठीक है.
यहां पर आप जानते हैं टी हाफ कौन है, आपका हाफ लाइफ पीरियड है, आर नॉट कौन है, आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन है 2, और के नॉट क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से एक चीज अगर देखें तो इस फॉर्मूले में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या आ रहा है कि टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मूले में है ना इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर 100 लिखूंगा तो आंसर कुछ आएगा, 500 लिखूंगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो इसका मतलब जो इसका हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर का, वो डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, 2 की वैल्यू फिक्स्ड है, के नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है, रेट कांस्टेंट है वो, तो ऑब्वियस बात है अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को हटा दूं तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि टी हाफ और आर नॉट कैसे हैं आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जीरो ऑर्डर के लिए तो हाफ लाइफ भी ज्यादा होगी। यहां ये बहुत क्लियर रखना है आपको, इसको याद करते समय, प्रैक्टिस करते समय, ठीक है, एग्जाम में, कि आप ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं, ये जो रिलेशन बना रहे हैं, वो किस ऑर्डर के लिए है। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, आप इधर का उधर यूज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर जीरो ऑर्डर, कि जीरो ऑर्डर की में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और उनका रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम टी हाफ और आर नॉट में ग्राफ बनाते हैं तो हमारा कैसा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन टू कंसंट्रेशन एक्सिस। ठीक है, तो कैसी इक्वेशन आएगी, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए बनाया, इक्वेशन ली, टी का फॉर्मूला डिराइव करा, टी हाफ में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट बाय 2, उसको पुट करा तो टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट बाय 2 के 0, और ये इसका ग्राफ। तो दिस इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Now we will see the half-life period for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पहले इक्वेशन बना रखी है, ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं। T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई K1 log R नॉट अपॉन R। ठीक है, R नॉट अपॉन R, ये इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, आप सिंपली, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है इसलिए K1, जीरो ऑर्डर होता है इसलिए K0, आप सिंपली K भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे अगर टी हाफ की बात करनी है, ठीक है, फॉर हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ, तो मुझे मालूम है कि R की वैल्यू कितनी ले रही है मेरे को, यू नो वेरी वेल, R नॉट बाय 2 लेनी, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब ये कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन है उस समय, जो कंसंट्रेशन है उस समय एट टाइम t R, वो कितनी हो, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट बाय 2, सिंपल। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log R नॉट, और R की जगह क्या आ जाएगा, R नॉट बाय 2। और वैसे R नॉट से R नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 का चला जाएगा ऊपर, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log, और 2 का आ गया ऊपर। नाउ हमें मालूम है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू, इसको पूरे को सॉल्व करूंगा log 2 की वैल्यू पुट करके, तो 0.693 अपॉन K1। तो ये ठीक है, टी हाफ का क्या आ गया,
फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है, किसका फॉर्मूला आ गया, डेट इज टी हाफ का, और वो कितना आया 0.693 अपॉन K1, ठीक है, कितना आया 0.693 अपॉन K1, ठीक है। तो उसका, ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब यहां पर अगर आप फॉर्मूले को देखें, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आया है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, यू कैन सी, क्या यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, नहीं है, क्या यहां पर कहीं पर R या R0 कुछ है, नहीं है। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता। इनिशियल कंसंट्रेशन आप कम लो ज़्यादा लो, उसका टी हाफ उस पर डिपेंड नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं पर भी फॉर्मूले में इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं, इसीलिए, जबकि वो डिपेंड करता था जीरो ऑर्डर वाला। इसीलिए जब हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं टी हाफ और R0 पे, तो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो R0 पे डिपेंड ही नहीं करता। आप R0 को ज़्यादा ले लो तो भी आंसर वैल्यू यही रहेगी, ठीक है, R0 को कम ले लो तो भी वैल्यू यही रहेगी, नो चेंज। ये जो फॉर्मूले हैं, इससे जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हाफ लाइफ ही निकाल सकें। अगर वो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर देते हैं तो उसको भी आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हाफ लाइफ ही बोलें, कुछ और भी अगर क्वेश्चन में चेंज होता है तो वो भी आप इनसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट द टाइम required to complete 3/4 of reaction, ठीक है, जब रिएक्शन कितनी हो जाए, 3/4 हो जाए, कितनी हो जाए, 3/4 हो जाए। तो अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगा, आपका R0 की जो कंसंट्रेशन है वो मैं कितनी मान लेता हूँ, सपोज कीजिए A मानी मैं, ठीक है, कि शुरू में कंसंट्रेशन कितनी थी, A, और R की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी होगी, 3/4 ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी 3/4 रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, 3/4 रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये वाली जो कंसंट्रेशन थी, ये तो कब थी, एट T इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और अब पहले कितनी थी, A, अब नई कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है, एट टाइम T, ठीक है, 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी 3/4 रिएक्टेंट खत्म हो चुका है। पहले कितना था, A, कितना था, A, अब उसमें से 3/4 खत्म हो चुका है, माइनस 3/4 A, तो क्या बचा, 1/4 A बचा। 3/4 तो खत्म हो चुका है रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है। अगर वो बोलता 1/3 रिएक्शन हो चुकी है तो 1/3 A माइनस कर देता मैं, ठीक है। वो कहता हाफ हो चुकी है तो 1/2 कर देता, बात तो वही है। तो बचा कितना, कंसंट्रेशन एट टाइम 0 पे कितनी थी, A, कंसंट्रेशन एट टाइम T मतलब कितना रिएक्टेंट बचा है, ना कि कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है, कितना रिएक्टेंट बचा है। कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट के टाइम T, 1/4 A। अब एज जो मेरा फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू, मैं टी हाफ क्यों लगाऊंगा, क्योंकि हाफ लाइफ पर बेस नहीं है, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log R0 बाय R, ठीक है। तो T 3/4 लिख दूं, 3/4 रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन 1/4 A। A से A मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, T 3/4 2.303 अपॉन K1 log 4। log 4 की वैल्यू पुट करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। log 4 की वैल्यू पुट कर दूंगा, K1 ऑब्वियस बात है गिवन होगा, उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा और यहाँ निकाल दूंगा।
तो इस तरीके से अगर आपको कुछ और भी कंसंट्रेशन में चेंजेस दिए जाते हैं जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में, तो आप उनके रिस्पेक्टेड जो फॉर्मूलेज हमने बनाए हैं वो लगाकर आप उससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वी आर ओनली कंसर्न विथ हाफ लाइफ। किससे कंसर्न है हम? सिर्फ हाफ लाइफ से। ठीक है, हम टी का फॉर्मूला यूज करके उसको अलग अलग जगह पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक और फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो जर्नल फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है वो? एक जर्नल फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अलग से बता देता हूं। एक जर्नल फॉर्मूला बता रहा हूं, किसके लिए? हाफ लाइफ के लिए, कि कहीं पर भी आपको हाफ लाइफ निकालनी हो सकता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड ऑर्डर पूछ ले, थर्ड ऑर्डर पूछ ले, कोर्स में नहीं लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बात हो सकती है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। टी हाफ का रिलेशन क्या होगा? तो वो फिक्स है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 बाय आर नॉट। ठीक है, 1 बाय आर नॉट। ठीक है, इसका रिलेशन क्या बनेगा? n माइनस 1। क्या बनेगा? n माइनस 1। n क्या हो गया आपका? ऑर्डर। जैसे जीरो ऑर्डर बोला था तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। टी हाफ और आर नॉट में रिलेशन निकालना है आपको कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंडेंट है, नहीं है, वो सब इससे निकल सकता है अकेले से। यहाँ पर टी हाफ कितना है? जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ वैल्यू पुट करिए 0, 0 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 1। तो आर नॉट माइनस 1, आर नॉट माइनस 1 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन गया? हाफ। ठीक है, चलिए इसको भी अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, दैट विल गिव यू एन बेटर आइडिया अबाउट द रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको सपोज कीजिए कि टी इसी रिएक्शन से हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, अब जैसे मैंने क्या कहा, जीरो ऑर्डर के लिए तो टी हाफ 1 अपॉन आर नॉट, एन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 0, तो 0 माइनस 1, तो टी हाफ 1 अपॉन आर नॉट माइनस 1, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, टी हाफ क्या हो जाएगा? आर नॉट। यही होता है जीरो ऑर्डर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? 1, तो टी हाफ 1 अपॉन आर नॉट 1 माइनस 1, टी हाफ 1 अपॉन, ठीक है, आर नॉट 0, और 0 का मतलब क्या हो गया? 1। 0 का मतलब क्या हो गया? 1। तो कहाँ, यहाँ पर आर नॉट है ही नहीं, तो डिपेंड नहीं कर सकता। अब ऐसे सेकंड ऑर्डर की बात हो तो n की वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए यहाँ पे? 2 माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो दैट इज हाउ इट गोज। तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और ये कुछ आपके जर्नल रिलेशंस हैं।